हेलो एवरीवन, आज की अपनी इस क्लास का मेरा टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की थी कि किस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन कैसे इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा के थ्रू किस तरीके से नरिशमेंट फीटस लेता है और डेवलप करता है, राइट। इसकी बात हम लोगों ने करी थी। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का एक टॉपिक छूटा हुआ है कि अगर जैसे ओवरी ने जो हर मंथ में एक एग जो बना रही है, अगर एग फर्टिलाइज्ड ना हो तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइज्ड ना हो तो क्या होगा। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो फिर क्या होगा, इसको समझते हैं। एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। ये ओवरी हो गई, जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है 28 डेज़ की होती है। 1, 2, 3 एंड 28 तक आपको पता होगा 14 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी एक ओवम रिलीज़ करती है। चलो, एक ओवम रिलीज़ करा दिया, ये देखिए। और इस प्रोसेस को आपको पता है क्या होगा, ये ओव्यूलेशन। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में ओव्यूलेशन हो जाता है और एग कहाँ आ जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। अगर इस समय कोई सुपीरियर स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, जाइगोट। फिर जाइगोट डिवीज़न करके 16 to 32 स्टेज में कहाँ पर आ जाता है, ये एंडोमेट्रियम है। क्लियर बात। अब ज़रा सोचिए, अगर 14th डे के आसपास ऐसा हो सकता हो तो एंडोमेट्रियम की वॉल को स्पंजी और थिक होना पड़ेगा ना। तो जब तक ये 14th डेज हो आता है तब तक ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है हाईली वैस्कुलराइज्ड और डेवलप हो जाती है, इसमें स्पंजी एंडोमेट्रियम डेवलप हो जाती है। और इसी स्पंजी एंडोमेट्रियम में ये जो 32 सेल स्टेज वाला स्ट्रक्चर है वो एम्बेडेड हो जाता है, जिसको आपने क्या कहा था, इम्प्लांटेशन। कहानी ये है कि अगर स्पर्म ना पहुंचे या ड्यू टू एनी रीज़न फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर इम्प्लांटेशन भी कोई बात ही नहीं होगी। अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो इस थिक स्पंजी एंडोमेट्रियम का कोई काम नहीं है। क्लियर बात। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, स्पर्म के थ्रू या एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में यानी 28 डेज़ के आसपास दोबारा ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो ब्रेक करके म्यूकस के साथ वेजाइनल ओरिफिस से बाहर आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, देन आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो थिक और स्पंजी लेयर है जो यूट्रस की इंटरनल, दैट इज़ एंडोमेट्रियम, वो ब्रेक करके म्यूकस के साथ ये ब्रेक कर जाएगी। ये लेयर ब्रेक कर जाएगी और म्यूकस, और क्योंकि ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो ब्लड ये सब बाहर आएगा थ्रू वेजाइनल ओरिफिस एंड दिस इज़ नोन एज मेंसेस। क्लियर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्लीडिंग पीरियड होता है वो अलग अलग वीमेंस में अलग अलग टाइम के लिए होता है। किसी वीमेंस में 1 to 3 डेज़ का होता है, किसी में 4, 5, 6 डेज़ का होता है। यानी कुल मिला के 6 डेज़ से ज़्यादा ब्लीडिंग पीरियड अमूमन नॉर्मल वीमेन में नहीं होता है। ये तो कहानी हो गई कि वो तब क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ
आप किसे कहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाए और उसका मैच्योरेशन प्रॉपर वे में हो रहा हो एंड दे आर एबल टू स्टार्ट हैविंग चाइल्ड एंड अदर सेक्सुअल एक्ट, राइट, देन उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, आपको पता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है, एज के साथ साथ होता है। जैसे मैंने बताया था कि बॉयज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम थोड़ा लेट होता है, और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी अर्ली आ जाती है रिस्पेक्टिवली बॉयज़, कंपैरेटिवली बॉयज़। तो ग्रेजुअल एज के साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। अच्छा, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई तो बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये तो कहा जा सकता है कि वो पर्सन जो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है दे कैन स्टार्ट हैविंग चाइल्ड। लेकिन उसके लिए स्टार्ट हैविंग चाइल्ड, इसके लिए अगर वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे आ गया है या आ गई है कोई भी इंडिविजुअल, तो वो चाइल्ड बेबी कंसीव करने के लायक है या नहीं है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, उस इंडिविजुअल को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके कोई भी इंडिविजुअल कंसीव कर सकता है। अच्छा, मेंटल और फिजिकल जो कंडीशन है प्रिपरेशन की कि कोई इंडिविजुअल मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है या नहीं टू स्टार्ट हैविंग चाइल्ड, ये कुछ पर्सन तब तक नहीं हो पाते हैं। और उसका रीज़न क्या हो सकता है? प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं कि फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दो, फ्रेंड्स के थ्रू जो प्रेशर होता है कि दिस इज़ नॉट द एज टू स्टार्ट हैविंग चाइल्ड, या फैमिली कहती है कि यू हैव टू स्टार्ट हैविंग चाइल्ड। क्लियर? तो ये सब प्रेशर्स होते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि जो सेक्सुअल एक्ट है यानी कॉपुलेशन जो है, सेक्सुअल एक्ट, ये बॉडी का इंटीमेट कनेक्शन होता है। इंटीमेट कनेक्शन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट, बॉडी फ्लूइड्स आपस में मिलते हैं। और अगर बॉडी का इंटीमेट कनेक्शन है सेक्सुअल एक्ट, तो इसके थ्रू मेनी डिजीजेज कैन बी ट्रांसमिटेड, बहुत सारी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो बच्चों, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसटीडीज़। एसटीडीज़ का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू फैल सकती है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपसे अगर कोई पूछे जरा एसटीडीज़ का नाम बताओ कि कुछ, तो आप बोलोगे गोनेरिया, आप बोलोगे सिफिल्स और आप बोलोगे एड्स। इसके अलावा भी कई सारी होती हैं। तो ये मेन डिजीज़ हैं कॉमन जो आपको ये बताएंगी इनको मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। अगर कोई पर्सन जिसको गोनेरिया हुआ है, गोनेरिया एक्चुअली क्या है, गोनाड्स पे छोटे छोटे छाले जैसे पड़ जाते हैं। सिफिल्स में भी कुछ ऐसा होता है। एड्स आप जानते हो HIV काउज करता है। और अगर कोई पर्सन जो HIV पॉजिटिव है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी दूसरे हेल्दी पर्सन से, तो वो HIV उस हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। आपको यहाँ पर इतना ही पढ़ना है कि व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो आप बोलोगे जो डिजीज़ सेक्सुअल एक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलेंगे। एग्जाम्पल गोनेरिया, सिफिल्स एंड एड्स, राइट। चलिए, ये तो बात हो गई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों के बेसिस पर अचीव होता है कि अगर कोई पर्सन मेंटली नहीं प्रिपेयर है और फिजिकली प्रिपेयर है तो इसको भी हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन वो होगा जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होगा टू स्टार्ट हैविंग चाइल्ड, राइट। चलिए, अब ज़रा बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की।
कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर लेते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं बच्चों जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। जिस मेथड से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें, ऑल ऑफ दीज मेथड्स आर नोन एज कंट्रासेप्टिव मेथड। आपकी बुक में कंट्रासेप्टिव मेथड्स में फिजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। फिजिकल मेथड्स, इसमें बैरियर के थ्रू, फिजिकल बैरियर के थ्रू कंट्रासेप्शन किया जा सकता है। अच्छा, कंट्रासेप्शन का मतलब क्या हुआ? अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो अनवांटेड मतलब प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बेसिक फंक्शन यही है ना, प्रेगनेंसी कब नहीं होगी? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कब नहीं होगा? जब स्पर्म और ओवम मिल नहीं पाएंगे, उनका प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी नहीं हो पाएगा। इसके लिए बैरियर मेथड यूज़ करते हैं, और बैरियर मेथड में है लेटेक्स का बना कॉन्डोम्स। ये लेटेक्स का बना हुआ थिन लेयर्ड कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जा पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। चलिए, अच्छा, अगर ये जो फिजिकल मेथड है जो कि बैरियर के तरीके से काम करता है लाइक कॉन्डोम्स, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी चेक करता है, रोकता है, साथ साथ इट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी पर्सन को है, तो अगर वो इस मेथड का यूज़ कर रहा है तो नेक्स्ट पार्टनर में वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी रोकने का काम कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड करता है? तो बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, एंड इट इज़ कैटेगराइज अंडर फिजिकल बैरियर मेथड, राइट। और दूसरा कंट्रासेप्टिव मेथड होता है बेटा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में हम एब्रिवेशन में IUD पढ़ लेते हैं, IUD, क्लियर। ये इसका एग्जाम्पल है, आपने शायद सुन रखा हो, कॉपर टी एंड मल्टी लोड। इसका फंक्शन समझते हैं बेटा। कॉपर टी जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और बाय द स्किल्ड डॉक्टर, ये अच्छी क्वालिटी का जो है पॉलीमर से बना हुआ होता है, और कॉपर टी को स्किल्ड डॉक्टर के थ्रू नॉन सर्जिकली का मतलब हुआ ऑपरेशन के बिना, स्किल्ड डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट कर देता है। अब नाम से क्लियर हो रहा, कॉपर जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, या मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाता हूँ। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को जिसे कॉपर टी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट किया जाता है, और ये जो कॉपर टी है, यहाँ से कॉपर आयन रिलीज होते हैं, और ये जो कॉपर आयन का काम क्या है? स्पर्म की मोटिलिटी को या मूवमेंट को कम करना। कॉपर आयन के प्रेजेंस में स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, क्लियर बात। तो
कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी को अप्लाई कैसे करते हैं, स्किल्ड डॉक्टर नॉन सर्जिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट कर देता है, वहाँ पर ये कॉपर रिलीज करते हैं। जब स्पर्म्स की एंट्री होती है तो स्पर्म की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म को कहाँ पहुँचना है, वेजाइना क्रॉस वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन ऊपर ओविडक्ट में पहुंचना फॉलोपियन ट्यूब के पास, तो उसको स्विम करना पड़ता है। तो मोटिलिटी यानी मोबिलिटी जो होती है स्पर्म की, ये वैल्यू करती है। तो कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे प्रॉपर टाइम तक वो स्पर्म एग के पास नहीं पहुंच पाता है। और आपको ये पता है ना कि जब ओव्यूलेशन होता है तो जो एग बन रहा होता है वो 24 टू 48 या 72 आवर तक, बेसिकली 24 से 48 घंटे तक ये लाइव रहता है। अगर तब तक उसको स्पर्म नहीं वहाँ पर फर्टिलाइज किया तो हमारी सेल्स की जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं उसको किल कर देती है। यहाँ तक बात क्लियर। तो मोटिलिटी अगर हम स्पर्म की कम कर दें तो वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा, और तब तक एग को फैगोसाइटोसिस के थ्रू ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया आईयूडी का। क्लियर। कंट्रासेप्टिव मेथड में हमने पढ़ा फिजिकल मेथड, जिसमें कॉन्डोम्स जो कि बैरियर का काम करते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस पढ़ा, एग्जांपल कॉपर टी, जो कि फर्टिलाइजेशन को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, फर्टिलाइजेशन होने से रोक देते हैं। कैसे? क्योंकि कॉपर टी में कॉपर रिलीज होता है, कॉपर आयन, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है। दूसरा होता है मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको ओरल पिल्स बोलते हैं। देखिए जरा सा इसको, अब अगर ओवरी ने यहाँ से एग रिलीज किया और स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, बन गया जाइगोट, तो जाइगोट को इम्प्लांट होने के लिए एक थिक और स्पंजी एंडोमेट्रियम चाहिए, जिससे वो इम्प्लांट कर सके और यहाँ से नरिशमेंट लेके के फर्दर ग्रोथ कर सके। और आपको ये बताना है मुझे कि ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसको मेंटेन करने का काम, क्योंकि इस वीमेन के इस मंथ के पहले वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये वॉल टूट करके बाहर आ गई होगी थ्रू मेंसेस। तो इसको रीजनरेट करने का काम कौन करता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये हार्मोन है, अगर इस हार्मोन को प्रॉपर कंसंट्रेशन में दिया जाए, अगर इस वीमेन को मिले, तो इसकी वॉल एंडोमेट्रियम की प्रॉपरली स्पंजी और वैस्कुलराइज्ड हो जाएगी, जिससे आराम से ये इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन हम फ्लक्चुएट कर दें तो ये इम्प्लांटेशन के लिए हो सकता हो अच्छे तरीके से प्रिपेयर ना हो पाए। अगर इम्प्लांटेशन के लिए ये वॉल प्रिपेयर नहीं है, तो अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो ये बहुत दिन तक यहाँ पर अटैच नहीं रह सकता, ये बाहर आ जाएगा, यानी प्रेगनेंसी कंसीव परसिस्ट नहीं हो पाएगी। एक तो ये होता है। तो ये बताने का क्या मतलब हुआ आपको? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, ये जो ओवम रिलीज हो रहा है बच्चों, ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? oogenesis में ओवम बनता है। oogenesis के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है एस्ट्रोजन। अगर इस वीमेन को जब एग बन रहा हो एस्ट्रोजन का सही कंसंट्रेशन ना मिले, तो क्या उसके ओवरी में प्रॉपर टाइम पर ओव्यूलेशन होगा? नहीं होगा। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं बच्चों, ये सिंथेटिक हार्मोन का मिक्सचर होती हैं, और इसको अगर कोई वीमेन ले रही है रेगुलर और वीकली भी होता है, तो उसमें क्या होगा? हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। इस हार्मोन को सिंथेटिकली बना करके पिल्स के फॉर्म में, गोली के फॉर्म में दिया जाता है। और अगर ऐसा हुआ वीमेंस के अंदर कि अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ना ही इम्प्लांटेशन हो सकता है और ना ही प्रॉपर वे में ओवरी से ओवम बन करके निकल सकते हैं। तो कुल मिला के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इम्प्लांटेशन को भी रोक सकते हैं
इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को भी रोक सकते हैं, और कुल मिला के आप कह भी सकते हो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स गोनाड्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है उसको भी कहीं न कहीं अल्टर कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड से होगा क्या, अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है बात। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमने बात करी कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसे कहेंगे, जो मेंटल और फिजिकल लेवल से दोनों तरीके से प्रिपेयर हो। ठीक है। सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होती है उनको एसटीडीज बोलते हैं, सिफिल्स, गोनेरिया, एड्स, राइट। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, टू अवॉइड और चेक अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है जिस मेथड से एग्जीक्यूट की जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड। कितने होते हैं, एक बैरियर मेथड होता है यूजिंग कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम्स एंड फीमेल कॉन्डोम दोनों होते हैं, जो कि स्पर्म की एंट्री को चेक कर देते हैं इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दूसरा मैंने आपको बताया आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी एंड मल्टीलोड। कॉपर टी को नॉन सर्जिकली स्किल्ड डॉक्टर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करता है और वहाँ पर वो कॉपर टी कॉपर आयन रिलीज करती है जो स्पर्म की मोबिलिटी को कम करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अवॉइड किया जा सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। थर्ड मेथड इज ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वो दवाइयाँ होती हैं जिसमें सिंथेटिक हार्मोन होता है, बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का एक कम्बिनेशन होता है, जिससे विमेंस के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है और उसके नाते इम्प्लांटेशन चेक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है और गैमेटोजेनेसिस भी अल्टर की जा सकती है। तो इन सभी मेथड से हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन को यानी प्रेगनेंसी को चेक किया गया। तो ऑल ऑफ दीज आर कंसीडर्ड एज कंट्रासेप्टिव मेथड। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी में जो चीज़ें अभी बची हैं उसको डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन साइज की बात करेंगे, मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बच्चों आज के लिए ही इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।